हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 जियोग्राफी का एमसीक्यूज चैप्टर 4 जो है एग्रीकल्चर, उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे। दो वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें हम अराउंड 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 और फाइनल पार्ट करेंगे इसका। इसमें हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो है इस चैप्टर के ऊपर 50 मतलब 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस होंगे। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज भी। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनियस क्रॉप। ठीक है, लेग्यूमिनियस क्रॉप क्या होती है? अगर आपको लेग्यूमिनियस से पता चले, अगर आपने ज्योग्राफी या फिर साइंस पढ़ी हो एनसीईआरटी के अच्छे से, तो आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन फिक्सर क्या होता है। चलो इसके बारे में आपको बताती हूँ। पहले हम पढ़ेंगे लेग्यूमिनियस क्रॉप क्या होती है। लेग्यूमिनियस मतलब फलीदार पौधे। ठीक है, फलीदार पौधे। फलियां किसकी होती हैं? ठीक है, आप बताओ, पल्सेस की, मिलेट्स की, ज्वार की या फिर रागी की? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। दालें जो हैं, पल्सेस जो हैं, वो सारी क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप में आती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं या जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ठीक है, हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, क्योंकि वो उस फॉर्म में नहीं होती जिसे वो एब्जॉर्ब कर सके। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मैं एलपी लिख रही हूँ उसको, लेग्यूमिनस क्या प्लांट्स क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं और क्या करते हैं, उसको जो है सॉइल में वो एब्जॉर्ब हो जाती है। प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं, उसमें एक बैक्टीरिया रहता है, उसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, अगर आपको पता हो, ये एक्स्ट्रा है, मैं इसलिए साथ में थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है इस तरह से कन्वर्ट करता है या फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके, तो कौन सा है? ये राइजोबियम है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज करता है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। पर पल्सेस में भी एक दाल ऐसी है जो ये सब नहीं करती। वो कौन सी है? अरहर, जिसको तूर भी कहा जाता है कई जगह। अरहर जो है, ये क्या करती है, ये सॉइल फर्टिलिटी को जो है रिस्टोर नहीं करती, मतलब ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती, बाकी सारी करती हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स ये सब काम करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम, और ये क्या करता है, ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब ये प्लांट है, इसकी जड़ों में रहेगा और ये वहां से न्यूट्रिएंट्स लेगा और बदले में क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप। कौन सी एक स्कीम बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई थी एक किसी क्रॉप को जो है सपोर्ट करने के लिए या फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए? ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस या फिर इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। होता क्या है, ठीक है, इसको अगर एमएसपी भी कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एमएसपी लिख के दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। मिनिमम है, इसको मैं भी आपको समझाऊंगी, आपको अच्छे से जो है पता चल जाएगा। आपको पता है कि सब्सिडीज के ऊपर जो है राशन दिया जाता है, जो डिपोज में राशन मिलता है, वो राशन आता कहाँ से है? वो राशन गवर्नमेंट देती है। अब गवर्नमेंट के पास का राशन कहाँ से आता है? जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये क्या करता है, फार्मर्स से क्या करता है, फार्मर्स से क्रॉप्स खरीदता है, जो भी अनाज खरीदेगा उसको स्टोर करके रखेगा और वही अनाज जो है वो सब्सिडीज पे जो है लोगों को दिया जाता है। सब्सिडीज पे आपने सुना होगा, जो भी बीपीएल में आते हैं या फिर आईआरडीपी, इस तरह से जो भी क्राइटेरिया बना होता है उस हिसाब से सब्सिडीज में जो है वो राशन दिया जाता है। तो जो एफसीआई जो है वो फार्मर से खरीदती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया है कि मान लीजिए कि हमें अगर मक्का खरीदना है या गेहूं खरीदना है, अगर उसका प्राइस जो है 1000 पर क्विंटल है, तो ये मिनिमम स्पॉट प्राइस होना चाहिए। इससे नीचे का जो है रेट एफसीआई नहीं देगी, इससे बढ़ के हो सकता है, पर एक मिनिमम स्पॉट प्राइस है कि इतना तो देना ही पड़ेगा। तो ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है अक्टूबर 16, मार्च 22, मई 22 या फिर अप्रैल 22।
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज अक्टूबर 16 जो है इस दिन वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। एक्चुअली ये कब शुरू हुआ था? 1979 में शुरू हुआ था। क्यों शुरू किया गया वर्ल्ड फूड डे? ये प्रमोट करता है ग्लोबल अवेयरनेस, मतलब लोगों में अवेयरनेस हो, ताकि हंगर को लेके कि लोग जो है हंगर से या भूख से जो सफर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो किस तरह से जो है वो बेनिफिशियरी स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको जो है न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके। अब मैंने जो 3 ऑप्शंस दी हैं, ये 3 ऑप्शंस ये आपने बताना है। क्या बताना है? इन तीनों में से एक जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, एक जो है वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है और एक वर्ल्ड जो है अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। मैंने इसीलिए ऐसी ऑप्शंस दी हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके। अब आपने बताना है कौन सा डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है चंपारण। चंपारण मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1917 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? चंपारण मूवमेंट जो है 1917 में शुरू किया गया हुआ था और ये कौन सी राज्य में था? पहले आपको ये समझना पड़ेगा चंपारण मूवमेंट है क्या। तो पहले ऑप्शन देख लेती हूँ मैं, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज बिहार, ठीक है। किसने शुरू किया था? ये किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। 1917 में शुरू किया था ये चंपारण मूवमेंट और ये एक तरह से बोल सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये पहला सत्याग्रह आंदोलन या मूवमेंट जो है वो माना जाता है, ठीक है। 1917 में शुरू हुआ, गांधी जी ने शुरू किया था और बिहार में शुरू किया। अब था क्या चंपारण मूवमेंट? थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो आपको ही आसानी होगी, ठीक है। हुआ क्या था कि हमें पता है जब कॉलोनियल रूल था, मतलब जब अंग्रेज ब्रिटिशर्स हमारे देश में रहते थे, वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल जो है, यहाँ पे रॉ मटेरियल बनाएंगे और उसको सप्लाई कहाँ करेंगे? जो ब्रिटेन में उनकी जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वहां के लिए अप्लाई करते थे, सप्लाई करते थे। मतलब रॉ मटेरियल यहाँ बनेगा और सप्लाई कहाँ होगी? उनकी कंट्री में। तो वहां पे क्या किया, जैसे बिहार में ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लोगों को फोर्स करते थे कि तुम जो है रॉ मटेरियल उगाओ। जैसे रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज के लिए मान लीजिए जैसे कॉटन है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कॉटन है या और कोई भी रॉ मटेरियल है कि तुम इसको उगाओ। और लोग जो है वो अपने लिए जो है फूड क्रॉप नहीं उगा पाते थे, उनको अपना पेट भी भरना था, पर नहीं, उनको फोर्स किया जाता था कि आप रॉ मटेरियल उगाओ, रॉ मटेरियल उगाओ। तो इसी का विरोध करने के लिए जो है 1917 में जो है ये चंपारण मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फॉडर एंड फूड? कौन सी ऐसी क्रॉप है जो खाने के लिए भी उगाई जाती है और चारे के लिए, दोनों का काम करती है? ऑप्शन है ज्वार, मेज, राइस और शुगर केन। सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर क्रॉप्स? ठीक है, मतलब ओरिजिनली कौन सी ऐसी फाइबर क्रॉप है जो ये माना जाता है कि इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। ऑप्शन है जूट, सिल्क, कॉटन और हेम्प। ये चारों ही जो फाइबर क्रॉप्स हैं ये जो है इंडिया में होती हैं या उगाई जाती हैं, ठीक है। तो कौन सी जो है होमोजेनियस बोल सकते हैं या फिर वो ओरिजिनली ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ही उगाई जाती है, इंडिया में ही ये शुरू हुई। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। which of the following crops are grown with the onset of monsoon and are harvested in the months of September to October? ठीक है, कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कि मॉनसून सीजन में उगाई जाती हैं और उनकी हार्वेस्टिंग मतलब उनकी कटाई जो है वो कब होती है? सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में होती है। ऑप्शन है राबी, खरीफ, जैद या फिर नन ऑफ द अबव। हमें पता है 3 सीजन होते हैं क्रॉप सीजन, राबी, खरीफ और जैद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज खरीफ। खरीफ जो जो है मॉनसून जब आती है तब उगाई जाती है हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, और सितंबर अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स हैं फटाफट से हम रिवाइज कर लेंगे। पैडी है, मेज है, ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फिर सोयाबीन हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, ये सारी ही किसमें आती हैं? खरीफ क्रॉप में आती है। आपको ये सारी लर्न करनी है क्योंकि कोई भी जो है एक क्रॉप पूछी जा सकती है कि ये खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है, तो बहुत कंफ्यूजन वाला काम हो जाता है। फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज? सबसे ज्यादा टी कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस की जाती है? ऑप्शन है कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज असम। ये ऐसा नहीं पूछा गया कि मतलब
टी मतलब जरूरी नहीं आसाम में होती है, इसके साथ 2-3 स्टेट्स और भी हैं जहाँ पे जिसको हम बोले जा सकते हैं कि मेजर स्टेट्स हैं टी प्रोड्यूसिंग। कौन कौन सी हैं उसको भी अगर हम फटाफट से डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आसाम हो गया, आसाम, उसके बाद है दार्जिलिंग में भी आपको पता है जो है टी होती है, ठीक है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे भी जो है वो टी जो है उसकी कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स टू द कमर्शियल फार्मिंग। कौन सी एक स्टेटमेंट है जो गलत है कमर्शियल फार्मिंग को लेके। कमर्शियल फार्मिंग हमें इसलिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कमर्शियल फार्मिंग होती क्या है। तो पहली ऑप्शन है यूज ऑफ हैवी डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट, बिल्कुल सही है। कमर्शियल फार्मिंग है मतलब वो कमर्शियल मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो है बड़े लेवल पे जो फार्मिंग होती है, ठीक है। बड़े लेवल पे फार्मिंग होती है तो ऑब्वियसली इसमें इनपुट भी ज़्यादा दी जाती है ताकि आउटपुट जो है वो ज़्यादा आए, क्योंकि ये बेचने के पर्पज से क्रॉप उगाई जा रही है। नेक्स्ट है क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, बिल्कुल सेल के लिए जो उगाई जाती हैं वही कमर्शियल फार्मिंग होती है। नेक्स्ट है फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप्स, ये गलत है। फैमिली मेंबर्स किसमें होते हैं, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है उसमें जो है वो फैमिली मेंबर्स जो है वो छोटे खेत पे जो है खेती करते हैं और हैंड टूल्स को लेके जो है वो खेती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन सी जो है इट इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड टू द कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है। ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि ऐसी फार्मिंग जहाँ पे जो है किसी लैंड पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है, मतलब लैंड कम है पर उससे जो हमने रिक्वायरमेंट है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हमने जो है छोटे लैंड से ज्यादा लोगों का पेट भरना है, ठीक है। तो इसका मतलब उस लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर है, ठीक है। तो आंसर मैंने बता ही दिया कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, हाई पॉपुलेशन, ठीक है। ज्यादा लोगों का पेट भरना है तो इस लैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, तो मतलब ज्यादा इनपुट दी जाएगी, ज्यादा जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए जाएंगे या फिर फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल जो है वो हो सके। तो ऐसी कहाँ होती है फार्मिंग, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है लैंड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भूदान या ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। भूदान ग्रामदान जो मूवमेंट है वो किसने जो है शुरू की थी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या फिर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज विनोबा भावे। था क्या भूदान ग्रामदान जो था, अगर मतलब थोड़ा सा अगर इसको हम समझेंगे था क्या, हुआ क्या था, लोगों के पास इंडिपेंडेंस तक की अगर हम बात करें, लोगों के पास लैंड नहीं था कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। तो उस वक्त एक मूवमेंट चलाया गया था जिसमें क्या था कि जो लैंड ऑनर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया था, जो है लैंड जो है वो लोगों को दिया था बीजने के लिए या कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो भूदान ग्रामदान था ये विनोबा भावे जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ऑरेंजेस आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ। ऑरेंजेस कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला या फिर तमिलनाडु। तो उसका हमें पता है कि नागपुर के संतरे, ठीक है। तो नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इसका सही है। इसके साथ साथ मेघालय का जो चेरापूंजी है, ठीक है, वहां पे भी जो है ऑरेंजेस जो है वो काफी मात्रा में उगाए जाते हैं, चेरापूंजी, ठीक है। ठीक है, चेरापूंजी में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है वर्ल्ड की, तो ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब छोटे जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको बड़ी लैंड होल्डिंग्स में मिलाना, उसको क्या कहा जाता है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कलेक्टिवाइजेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग या फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज कलेक्टिवाइजेशन। इसका मतलब है कि स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग को मिला के एक बड़ी लैंड बनाना, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिवाइजेशन। ये सब कब शुरू किया, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत प्रेशर था, बिल्कुल डेवलपमेंट करनी थी और हमारी जो ग्रोथ थी या जीडीपी जिसको बोल सकते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होने वाली थी, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लैंड रिफॉर्म्स, तो ये सारी ही जो टर्म्स हैं ये लैंड रिफॉर्म्स में आती हैं। थोड़ा सा फटाफट समझ लेंगे क्योंकि जरूरी नहीं आपको कोई भी ऑप्शन आ सकती है। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स क्या था, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स का मतलब था एक मैक्सिमम साइज जो है वो फिक्स किया जाएगा, कि मान लीजिए कि ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए एक आदमी के पास जो है 1 हेक्टेयर जमीन ही होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम लिमिट।
मतलब एक फिक्स कर दी गई थी, एक लिमिट फिक्स कर दी गई थी कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी फैमिली के पास जो है इतनी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए लैंड की, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। कलेक्टिवाइजेशन हमने पढ़ लिया। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब किसी लैंड के ऊपर जो है वो एक कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में जो है कोई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो है प्राइवेट सेक्टर वो मिल के जो है उसके ऊपर कुछ जो है उसके ऊपर कल्टीवेशन करेंगे या जो भी करेंगे, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल उसका जो है मालिक नहीं होगा। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, वो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन क्या था? हमें पता है पहले जो है न्यूक्लियर फैमिलीज थी, उनके पास लैंड ज्यादा होता था, जैसे जैसे सॉरी पहले ज्वाइंट फैमिलीज थी, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी, तो लैंड भी उस तरह से क्या हुआ, डिवाइड होने लगा बच्चों में। तो लैंड जो था, अब प्रेशर तो उतना ही था लैंड के ऊपर, उससे उतनी ही चीज उगानी है, चाहे छोटा लैंड है। पहले बड़े लैंड होते थे, जैसे छोटा लैंड होता गया उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। तो इस तरह से लैंड्स को क्या करना है, उनको उनको रीएडजस्ट करना है या उनकी रीअरेंजमेंट करनी है, क्योंकि वो फ्रेगमेंट तो हो ही चुके हैं, पर उनको रीअरेंज करना है बेहतर बनाने के लिए। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3 crops of paddy grown in a year in the states of Assam, West Bengal and Odisha are। हमें पता है ये जो स्टेट्स जो दी हुई हैं यहाँ पे जो है राइस जो है, पैडी जिसको बोलते हैं, राइस जो है इसको जो है ये एक सबसिस्टेंस फार्मिंग है। सबसिस्टेंस हमने पढ़ा था कि जो लोग अपने लिए उगा रहे हैं, अपने खाने के लिए। ठीक है, कमर्शियल तो हो गया बेचने के लिए। ठीक है, हमें पता है राइस जो है वो पंजाब और हरियाणा में कमर्शियली जो है वो उगाया जाता है। कमर्शियली मतलब बेचने के लिए। पर ये जो स्टेट्स है यहाँ पे ये सबसिस्टेंस फार्मिंग है कि लोग अपने खाने के लिए जो है उगाते हैं। तो एक साल में 3 जो है पैडी की फसलें जो है उगाई जाती हैं, उनके नाम क्या है? तो ये ऑप्शंस है, मैं सारी ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, टाइम जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ऑस, अमन एंड बोरो। ये क्या है? दीज आर द 3 पैडी क्रॉप्स। ठीक है, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए, ऑस, अमन एंड बोरो। दीज आर द 3 राइस varieties that are grown in a year in the states of Assam, West Bengal and Odisha। आपको याद होना चाहिए, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तीनों ही क्या है, एक साथ ही है, स्टेट साथ साथ ही हैं। तो वहां पे जो है ये पैडी की 3 फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट इज द एनुअल रेनफॉल नीडेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस इज। राइस के लिए एनुअली कितनी बारिश चाहिए होती है? ऑप्शन दी हुई है, तो अबव 100 सेंटीमीटर जो है रेन जो है उसके लिए चाहिए होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान? 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था? 1951। 1951 से शुरू हो गए थे 5-year प्लान आने। ठीक है, तो जो है हमें बताना है कि पहला फोकस क्या था। तो ऑप्शंस है लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। क्योंकि उस वक्त जो था ग्रोथ हमारी एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि एक ही चीज थी हमारे पास, जो भी हमें मिल सकता था, जो भी डेवलपमेंट या जो भी हो सकता था वो किससे होने वाला था? एग्रीकल्चर से ही होने वाला था। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स है, इट वाज द मेन फोकस ऑफ अवर फर्स्ट 5-year प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द व्हाइट रिवॉल्यूशन विच इज नोन एज ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च्ड ऑन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको जो है ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है, अगर आपको पता हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, इसके लिए तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये हमारे पास ऑप्शंस है, सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जनवरी 13, 1970 को ये लॉन्च किया गया था। अब किसको जो है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वर्गीस। हो सकता है मैं थोड़ा सा इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, वर्गीस कुरियन, आई थिंक यही है उनके स्पेलिंग। वर्गीस कुरियन जो है, इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, और ये 1970 में जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स? कौन सी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्कीम चलाई गई थी फार्मर्स के बेनिफिट के लिए? ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम जिसको PAIS कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही स्कीम्स क्या है, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। तो आपको पता होनी चाहिए KCC, MSP एंड PAIS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड बाय महात्मा गांधी एज हिज स्पिरिचुअल हेयर? किसको महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि वो उनके जो है स्पिरिचुअल हेयर जो है वो बनेंगे,
या एक तरह से बोल सकते हैं स्पिरिचुअल उत्तराधिकारी भी बोल सकते हैं। ऑप्शंस हैं ये हमारे पास विनोबा भावे, सत्येंद्र कौशल, श्री रामचंद्र रेड्डी या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज विनोबा भावे। और रामचंद्र रेड्डी कौन थे? ये भी इनका बहुत एक तरह से नाम हाईलाइट हुआ है ग्राम दान या भूदान में। इन्होंने क्या किया था, अपनी जो है एक एग्जाम्पल है कि एक बार जो है इसी तरह से जो विनोबा भावे हैं वो स्पिरिचुअल हेयर थे, तो वो जगह जगह जाके स्पिरिचुअली लोगों को मोटिवेट भी करते थे। तो एक बार किसी फार्मर ने बोल दिया कि मेरे पास जमीन नहीं है, तो श्री रामचंद्र रेड्डी जी एकदम से उठे और उन्होंने क्या किया, जो है अपना 80 एकड़ जमीन जो है वो जो है 80 विलेजेस को जो है वो दान में दे दी उनको, मतलब कल्टीवेट करने के लिए, तो इसलिए उनका नाम जो है वो हाईलाइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द भूदान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज आल्सो नोन एज। भूदान ग्राम दान योजना, ठीक है, विनोबा भावे ने शुरू की थी, ठीक है, इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ऑपरेशन फ्लड, लैंडलेस रिवॉल्यूशन, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या फिर सीलिंग एक्ट। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, कि बिना किसी हिंसा के जो रिवॉल्यूशन चलाई गई थी, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड हमें पता है जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और सीलिंग एक्ट क्या है, इसको भी थोड़ा सा अगर देख लें, सीलिंग एक्ट, ठीक है, सीलिंग एक्ट जो है वो 1976 में शुरू किया गया था। इसलिए शुरू किया गया था कि जो अर्बन एरियाज हैं, इसको वैसे अर्बन जो है अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट भी कहा जाता है। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट जो है वो ये भी कहा जाता है कि जो अर्बन पीपल हैं, इंडिविजुअल या फिर फैमिली, उनके पास जो है लैंड की जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो है ये सीलिंग एक्ट जो है वो बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन निकालना और उनको आप तक पहुंचाना। तो प्लीज प्लीज मोटिवेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।